बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन है और खुर्रम ज़ीशान, एडवोकेट खुर्रम ज़ीशान वो दस्तबरदार नहीं हुए, वगरना इरफान सलीम आखिर लम्हों में हमने देखा कि आंसू बहाते हुए लेकिन दस्तबरदार हो गए। फिर आयशा साहिबा दस्तबरदार हो गई, इरशाद साहब साबिक आईजी दस्तबरदार हो गए, वकास और अगजई की तो वीडियो आई, अलीम गंडापुर के साथ बैठे हुए दस्तबरदार हो गए। सिर्फ एडवोकेट खुर्रम ज़ीशान दस्तबरदार नहीं हुए। अब इस सिचुएशन में एक बहुत बुरी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का मुझसे ये कहना है कि हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैंने कहा जी वो 6-5 सीटें ज़्यादा जा रही हैं। कहने लगे नहीं, इससे बुरी चीज़ हो सकती है। इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है, मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने उनका खदशा रखूंगा। उसके अलावा आलमगीर खान महसूद कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है, उनके भाई जहांगीर खान महसूद के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कराची में गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी पर क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मामला, जिनको गालिबन रेड लाइन बना दिया गया है, क्या पता चल रहा है उनके मामले में, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे क्या बताया है। उससे पहले अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं ज़रा ये सुनते हैं। और अली अमीन गंडापुर एक फार्मूले की बात कर रहे हैं, 8-3 का फार्मूला, उस फार्मूले के हवाले से भी बात करते हैं। इलेक्शन देगी क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है, इमरान खान साहब उसको अपनी नफी है, वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला होगी। इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त 8 हमारे 3 इनके उस वक्त रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी। उस वक्त जब रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी तो उस वक्त 3 ऑपोजिशन के किस चक्कर में, यानी ऑपोजिशन के पास एक जनरल सीट निकालने के वोट नहीं थे, क्योंकि मिलते तो करते तो जाके एक जनरल सीट ऑपोजिशन निकाल लेती, आपस में लड़ते कि किसकी जनरल सीट निकलनी है, एक विमेन सीट, एक टेक्नोक्रेट सीट। ये ऑपोजिशन लड़ के आपस में अगर इत्तेहाद कर लेती तो जाके निकालती, वरना नहीं निकल सकती थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब उन हालात में भी मुआहिदा कर रहे थे, हैरान कुन है। और तब 8 आ रहे थे। फिर आप कहते हैं कि रिजर्व सीट्स जो हैं वो मिल गई ऑपोजिशन को और ये हमारे साथ हो गया, हमारे लोगों ने दस्तबरदार ना होने का फैसला किया। फिर बहरहाल फैसला आ गया, 4 लोग दस्तबरदार हो गए, खुर्रम ज़ीशान। अब ये जो खतरे वाली बात है ना, एक लीडर के साथ माफ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, जिनसे मैं खबर के सिलसिले में, कुछ 4-5 दोस्त हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे रब्ता रहता है, तो एक साहब ने कहा कि अब जो इंतखाब होगा उसमें एक बात का खतरा है। मैंने कहा क्या? कहने लगे वो खतरा जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, वो खतरा है। तो मैंने कहा आप मुराद सईद की बात कर रहे हैं? कहने लगे जी मैं मुराद सईद की बात कर रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो किसी भी सूरत में ना हो। तो अब ये मुमकिन है कि मुराद सईद हार जाए अगर इलेक्शन होता है, आखिर लम्हात में अगर कुछ हो जाए, खुर्रम ज़ीशान जो है वो दस्तबरदार हो जाए, तो फिर फार्मूला है उसके तहत तो मुराद सईद हो जाएंगे। लेकिन अगर वोटों पे हुआ मामला तो मुराद सईद जो है वो हार जाए, ये भी हो सकता है। और फिर आप सोचिए कि अगर मुराद सईद हार गए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा धचका होगा, ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। और इस सेटबैक को हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो झेल नहीं पाएगी। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, इस हुकूमत के मैं कई लोगों को, कई वुज़रा को जिनसे खबर के सिलसिले में बात होती है, मैं जानता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की मरहून मिन्नत है
اور مراد سعید کی مرہون منت ہے. مراد سعید ایک بڑی سپورٹ ہے. یعنی یہ حکومت مراد سعید کے لیے ایک سپورٹ ہے، لیکن مراد سعید خود اس حکومت کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہے. تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیں اس بات کا خطرہ موجود ہے، مجھے بھی یہ امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. مراد سعید کا معاملہ بہت بڑا ہے. اب عالمگیر خان محسود کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو انتخاب ہے یہ ہو جائے گا، لیکن عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑائی وغیرہ بھی باقی ہے. اور سپیکر جو ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان صاحب کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ سی اے چانس کہ وہاں سے کچھ ہوگا. عالمگیر خان محسود صاحب جو ہیں، یہ ان کی ٹیم کراچی میں پاکستان تحریک انصاف والے شہر کے مختلف مقامات پر ریلیز کر رہے ہیں. ایک وقت میں شہر میں 5-6 مقامات پر، کراچی ویسے بھی بہت بڑا ریلی ہوتی ہے، تو کراچی میں گلشن اقبال میں مسکن کے نزدیک ڈسکو بیکری، وہاں ایک عدد ریلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. کارکن نعرے لگا رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، سڑک پر نکلے ہوئے تھے، اور موبلائزیشن پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس میں مشغول تھے. تو ایک تو لاٹھی چارج ہوا، سڑک پر کارکنوں کو ٹھیک ٹھاک کوٹا گیا پولیس کی جانب سے. پرامن احتجاج، کوئی دفعہ 144 نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہوئے. ثاقب راجپوت، یہ ایک عہدیدار ہیں کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے، ثاقب راجپوت گرفتار ہوئے. ان کے ساتھ 2 اور ورکر سپورٹر وہ گرفتار ہوئے. خواتین کو گرفتار کیا گیا جن کو چھوڑ دیا گیا. کچھ اور لوگ گرفتار ہوئے ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ثاقب راجپوت گرفتار ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 ورکرز ہیں وہ گرفتار ہیں. ان کو صبح لے جایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا عدالت میں. پاکستان تحریک انصاف والے ان کی ضمانت کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. یہ تو ہے سڑک پر جو پولیس نے کیا، جو حکومت سندھ نے کیا، اس کی بات. میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے کراچی میں، ویسے بھی پولیٹیکل ویڈیوز کرنے والے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، تو میں رابطے میں رہتا ہوں ان لوگوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اس پروٹیسٹ پر جو کچھ کراچی میں پولیس نے آج کیا ہے، یعنی جو رات میں ہوا ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے تو پہلے سے لگ رہا تھا کہ کسی ایک موقع پر آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ روزانہ شہر کے مختلف حصوں میں ریلی کر رہے ہیں، کسی ایک موقع پر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، پولیس آئے گی اور پولیس پھر اپنے انداز میں نپٹے گی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب کراچی میں مظاہرے کرنے میں شدید دشواری پیش آئے گی، کیونکہ حکم آ گیا ہے کہ ان کو یہ سپیس نہیں دینا، احتجاج کرنے والا سپیس ان کو نہیں دینا. میں نے کہا یہ حکم آ گیا ہے، یہ آج سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا اب قریب آتے جا رہے ہیں ہم 5 اگست کے، تو اب ہمیں یہ سپیس ملنا مشکل ہوگا. اب ہمیں زیادہ اس اسٹریٹجی پر کام کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پروٹیسٹ اناؤنس کریں، یہاں پروٹیسٹ کر لیں. تو ہم بار بار جو اناؤنس کریں گے اس سے مختلف کام کریں. میں نے کہا ٹھیک. دوسرا، عالمگیر خان محسود کے بھائی جہانگیر محسود، عالمگیر بڑے مشہور آدمی ہیں، فکسٹ والے. عالمگیر خان محسود کے بھائی جہانگیر محسود کو پولیس نے ان کے گھر سے، جہاں بھی کچھ دن پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ جمع ہوئے تھے، اس گھر سے اٹھا لیا. عالمگیر خان محسود ریلی کر رہے تھے سڑک پر، ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، کارکنوں نے روک دیا. اس کے بعد پولیس کی نفری ان کے گھر پہنچی ریلی کے فوراً بعد. کافی زیادہ گاڑیاں تھیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سادہ لباس لوگ بھی تھے، اور وہ عالمگیر خان محسود کے بھائی کو گھر کے دروازے سے گرفتار کر کے لے گئے. کافی تلخ کلامی وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر لے گئے، لیکن ان کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا. یعنی پیش کرنا تو خیر صبح ہوگا، مگر وہ کسی تھانے میں ہوتے، بتایا جاتا کس تھانے میں لے جا رہے ہیں، وہ غائب ہے. تو یہ گرفتاری نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے اغوا. تو ایک، عالمگیر خان محسود کے بھائی غائب ہیں. 2، عالمگیر خان محسود خود کسی محفوظ مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی تلاش میں ہیں لوگ. یہ ان کو خود اندر سے پتہ چل گیا کہ لوگ ان کی تلاش میں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آگے ہمیں صورتحال مشکل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ صورتحال جس میں پاکستان تحریک انصاف والے سندھ میں بڑی حد تک موبلائزیشن کر رہے ہیں، یہ اب آگے گراؤنڈ ان کے لیے تنگ ہوگا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں سے آگے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں، سندھ میں اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، کیونکہ 5 اگست قریب ہے، اور 5 اگست کو بھی جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس سے پہلے یہ دھڑا دھڑ گرفتار ہوں گے، یہ ہمیں پولیس والے دوست بتا رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا معاملہ، اس کی بات کریں گے. دیکھیے
मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले कुछ एक्टिविस्ट, उसके अलावा 2 सहाफ़ी, उन्होंने ख़ुद मुझसे रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो नई रेड लाइन है। मैंने कहा ये तो पंजाब असम्बली में बताया गया था। कहने लगे नहीं, पंजाब असम्बली में नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा पूरे पंजाब में नई रेड लाइन है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि वो लोग जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे तनकीद करेंगे, ख़ास तौर पे पंजाब में, उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग गिरफ्तार होंगे और उठाए जाएंगे। और पहले भी हमने देखा था ज़ईम लगानी के साथ जो हुआ, शाकिर अवान के साथ जो हुआ, उन्होंने कहा ये उससे आगे की चीज़ होगी, क्योंकि अभी भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे तनकीद करने वाले जो हैं उनके घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, फैमिली के लोगों को उठा रही है, किसी का मोबाइल ले जाए, किसी का शनाख्ती कार्ड ले जाए, आइए आकर पेश हो जाइए, ये किया जा रहा है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इन वे बता रहे हैं। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा काम ही ऐसे कर रही हैं, यानी लाला बूसा में कमर जमान कायरा साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बरसों पहले एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट जो शायद कोई 1.5 अशरा पहले, कुछ 15-14 साल पहले बनाया गया, उस इंस्टीट्यूट का नाम वही था जो होता है हमारे यहाँ सरकारी तरीका कि लाला मूसा इलाके के नाम पे रख दिया जाता है। जिस तरह से RHCs होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, तो उनका नाम होता है कोट चट्ठा, DG खान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर इलाके के नाम पर होते हैं। BHUs का, बेसिक हेल्थ यूनिट का भी यही हाल होता है। लेकिन इलाके के नामों से हटा के सब अभी बने पिछले 1.5 साल में, पिछले PDM की हुकूमत में पिछले 3 साल में बने, इमरान खान के दौर में बने, नवाज शरीफ के दौर में बने, या 60 सालों से कायम यूनिट्स, उन सब का नाम बदल के मरियम का नाम कर दिया है। ये तो था, ये जो लाला मूसा वाला इंस्टीट्यूट है ये डिफरेंटली एबल बच्चों का, और गालिबन ये जहनी तौर पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का इंस्टीट्यूट, इसका नाम भी मरियम के नाम पर कर दिया गया। यानी जहनी तौर पर मुतासरा बच्चों के इंस्टीट्यूट का नाम चोरी करना, और चोरी करने के बाद उस जगह अपना नाम लिखवाना, अपनी तस्वीर लगाना डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के इंस्टीट्यूट पर, इसके लिए कितना जहनी तौर पर पस्त होना पड़ेगा कि आप ये भी चोरी करने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बने बनाए मंसूबे हैं उन पर तो अपने नाम की तख्ती लगा रही हैं, लेकिन ये तो माजूर अफराद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट, इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इतनी बुरी तनकीद होती है, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो बता रही हैं कि मैं जो है वो कुछ नहीं छोड़ूंगी, कोई चीज़ मेरे नाम के सिवा हो या वालिद गिरामी के नाम के सिवा हो। अल्लाह ताला सलामत रखे आपके वालिद को, आप लोगों को, मतलब बनाइए कुछ और बना के नाम कर दीजिए, लेकिन जो बने बनाए हैं उनके नाम तब्दील करके अपना नाम करना, ये बहुत ही पस्त हरकत है। इससे खुदा न खास्ता खुद को बचाइए। और ये जो उनकी वजह से छापे मारना और सब कुछ करना है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लोग अभी भी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं करते, मगर बात यह है कि जो तमाम जोर लगाकर अखबारात के इश्तिहारात, इंटरनेट के इश्तिहारात, TV के इश्तिहारात, वेबसाइट्स पर इश्तिहारात, उसके बाद गलियां, सड़कें, गाड़ियां सब भर देना, मुहर्रम के प्रोग्राम्स जो है वो भर देना अपने नाम के साथ, सैलाब पर इश्तिहार अपने नाम के साथ, ये कर देना। लोग जो है वो इससे मरूब नहीं होते। लोग मरूब होते हैं एक 5 सेकंड की वीडियो से, जो शुरू होती है वीडियो बना वहां से, और वो भी शायद उस तरह से वायरल ना होती। वो जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, राशिद नसरुल्लाह ने, बाकी लोगों ने कहा था ना, यही था, ये बड़ा बोल रहा था, अब कांग्रेस का जोश, जो उस एक आम शहरी की तजलील और तौहीन की गई कि उसको पकड़ के उससे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई गई, उसका नतीजा है कि तमाम इश्तिहारात एक तरफ और वो पैगाम एक तरफ। तो ये हकीकत है। इस हकीकत को हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पंजाब के तमाम दोस्तों को समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।